साथियों, इमेजिन करो एक ऐसा वक्त जब भारत के लोगों ने अपने दिलों में आज़ादी का सपना सजाया और उस सपने के लिए अपनी जान तक निसार करने के लिए तैयार हो गए। 1857 का ये विद्रोह जो वीर सावरकर जी की किताब इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में दर्शाया गया है, सिर्फ एक गाथा नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला ज्वालामुखी था। आज के इस वीडियो में हम उसी ज्वालामुखी का समुंदर खंगोलेंगे, जानेंगे कि कैसे ये विद्रोह एक अधूरा सपना बनकर भी भारत के हर नागरिक के दिल में एक अमर प्रेरणा बन गया। तो दोस्तों, ये कहानी है अपने वीरों की, ये कहानी है अपने मिट्टी की और ये कहानी है भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, वेलकम टू बुक टॉक। तो पहले सेगमेंट में हम जानेंगे इस किताब के लेखक वीर सावरकर जी के बारे में। कौन थे वीर सावरकर, क्या था उनका योगदान भारत की आज़ादी की लड़ाई में, और कैसे उन्होंने लिखी ये किताब जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। इन सब सवालों के जवाब के लिए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीर सावरकर का पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। उनका जन्म हुआ था 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के भागुर गांव में। सावरकर जी के परिवार ने उनके अंदर बचपन से ही राष्ट्रभक्ति का बीज बोया था। उन्होंने अपनी शिक्षा शुरू की थी नासिक में और फिर हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने लंदन का रुख किया। लंदन में ही उनका संपर्क आया ऐसे लोगों से जो भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान तक निसार को तैयार थे। यहीं उन्होंने अपनी क्रांतिकारी विचारधारा का विकास किया और फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ये एक ऐसी संस्था थी जो भारत की आज़ादी के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध थी। वीर सावरकर जी का जीवन एक क्रांतिकारी के रूप में ही नहीं बल्कि एक महान लेखक और विचारक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से देश की जनता में राष्ट्रभक्ति का जो बीज बोया, जोश जगाया, उनकी पहली प्रसिद्ध रचना थी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि उस समय जब ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार अपने चरम पर था, सावरकर जी ने ऐसे समय में भारत के पहले आज़ादी की लड़ाई के बारे में एक ऐसी किताब लिखी जिसमें उन्होंने इस जंग को एक आम विरोध नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई साबित किया। उन्होंने ब्रिटिशों के लिखित इतिहास को चुनौती दी और ये बताया कि 1857 की लड़ाई भारत के लोगों की आज़ादी की तलाश थी। अब सोचिए दोस्तों, ब्रिटिश हुकूमत ने सावरकर जी को कितना बड़ा खतरा माना होगा जब उन्होंने उन्हें 1910 में गिरफ्तार कर लिया और उनको काला पानी की सज़ा सुनाई। सावरकर जी को अंडमान और निकोबार के काला पानी जेल में रखा गया, जहां उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उनके हौसले कभी नहीं टूटे दोस्तों। यही अपनी बंदिशों के बीच उन्होंने अपने लेखन को जिंदा रखा और अपने विचारों से आज़ादी की आग को जलाए रखा। आज हम जो आज़ाद भारत देख रहे हैं ना दोस्तों, उसमें वीर सावरकर जी जैसे क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये किताब इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 उन्होंने लंदन में अपने पढ़ाई के दौरान लिखना शुरू की थी। इस किताब के माध्यम से सावरकर जी ने दुनिया के सामने ये सच रखा कि 1857 का विरोध एक नेशनल मूवमेंट था, ना कि सिर्फ सिपाहियों का विरोध। उन्होंने इस किताब के हर पेज पर अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी नफरत और भारत के लिए अपना प्यार व्यक्त किया। दोस्तों, इस किताब को पब्लिश करने के लिए भी सावरकर जी ने कई कठिनाइयों का सामना किया। ब्रिटिश हुकूमत ने इस किताब पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया
लेकिन सावरकर जी ने हर रुकावट को पार करते हुए इस किताब को छुपकर भारत में भेजा, जिसे क्रांतिकारियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब ये सवाल उठता है दोस्तों कि आज के समय में जब हम एक आज़ाद देश में जी रहे हैं, वीर सावरकर जी की ये किताब और उनके विचार हमें क्या सिखाते हैं? ये किताब हमें ये याद दिलाती है कि आज़ादी का मूल्य कितना अनमोल है। ये हमें ये सिखाती है कि हमारे पूर्वजों ने किन किन कठिनाइयों का सामना करके हमें ये आज़ादी दिलाई है। ये हमें एकता और राष्ट्रभक्ति की शक्ति का एहसास दिलाती है। तो दोस्तों, ये था वीर सावरकर जी का एक छोटा सा परिचय, जिन्होंने अपने जीवन और अपने विचारों से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अमूल्य योगदान दिया। तो दोस्तों, अगले सेगमेंट में हम जानेंगे 1857 के बैकग्राउंड के बारे में। 1857 की लड़ाई किसी एक दिन का या किसी एक साल का नतीजा नहीं था। ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये असंतोष, ये विद्रोह की आग कई सालों से धीरे धीरे जलती आ रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले एक व्यापारी संस्था बनकर आई थी, धीरे धीरे भारत के राज्यों पर अपना राज्य कायम करने की लग गई थी। इन्होंने अपने शासन से भारत की प्रचित संस्कृति और अर्थव्यवस्था को चुन चुन कर खाई में धकेल दिया। दोस्तों, 18th सेंचुरी के आखिरी और 19th सेंचुरी की शुरुआत तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कई राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया था। उनका एक ही मकसद था, भारत के दोनों धन। दोस्तों, 18th सेंचुरी के आखिरी और 19th सेंचुरी के शुरुआत तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कई राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया था। उनका एक ही मकसद था, भारत के संसाधनों और जनता पर अपनी पूरी पकड़ बनाना। इन्होंने अपने नए कानून, नए निर्देश और नए तरीकों से भारत के लोगों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की। अंग्रेजी हुकूमत ने सिर्फ भारत के संसाधन को शोषण नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारत के सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को भी चकनाचूर कर दिया। ब्रिटिशों के नए कर और निर्देशों ने किसानों को कर्जे में डुबा दिया। नई प्रशासनिक नीति ने आम जनता के जीवन को कठिन बना दिया। दोस्तों, ब्रिटिशों ने जमींदारी प्रथा को जीवित किया और ऐसे कानून बनाए जिससे किसान और जमींदार दोनों ही एक दूसरे के विरोधी बन गए। अंग्रेजी हुकूमत के लिए नए नए सिपाही भर्ती किए गए। अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू पर भी वार करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे कानून बनाए जो भारत के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीन रहे थे। एक तरफ क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में धर्म परिवर्तन करने की खुली चुनौती या छुट्टी मिल गई थी, और दूसरी तरफ भारत के लोगों के धार्मिक अधिकारों पर पाबंदियां लगाई जा रही थी। ये वो समय था जब भारत का सामाजिक ताना बाना बिखरने लगा था। ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी डिवाइड एंड रूल नीति के माध्यम से भारत के अलग अलग संप्रदायों और जातियों में फासला बनाना शुरू कर दिया था। इस भारत का सामाजिक एकता टूटी, लेकिन इन्हीं मजबूरियों ने भारत के लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक होने पर भी मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों उस छोटी सी घटना की जो एक बड़ा विरोध बन गई। इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल ब्रिटिश फौज में करना शुरू कर दिया गया था। इस बंदूक के कार्ट्रिज को बंदूक में डालने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। ये कार्ट्रिज बनाए गए थे गाय या सुअर की चर्बी से, जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों में क्रोध का माहौल बन गया। हिंदू सिपाही इसलिए क्रोधित थे क्योंकि गाय की चर्बी से उनके धर्म को ठेस पहुंच रही थी, और मुस्लिम सिपाही इसलिए क्रोधित थे क्योंकि सुअर की चर्बी उनके धार्मिक विश्वासों के लिए खिलाफ थी। यही वो चिंगारी थी जो आग बन गई और उसने 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किया। दोस्तों, मेरठ में एक विद्रोह की शुरुआत हुई
लेकिन धीरे धीरे ये गुस्सा पूरे देश में फैलने लगा। ऐसा लगा जैसे भारत के हर एक कोने में गुस्से का लावा फैलने लगा हो। देश के हर राज्य, हर प्रांत में लोग ब्रिटिश हुकूमत के विद्रोह में खड़े हो गए। लेकिन दोस्तों ये ज़रूरी है समझना कि ये विद्रोह सिर्फ एक फौज का विद्रोह नहीं था। ये भारत के आम जनता का अपने अधिकारों के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए और अपनी अस्मिता के लिए किया गया संघर्ष था। आम लोगों, किसानों, सैनिकों और राजाओं ने अपने अपने तरीके से इस लड़ाई में हिस्सा लिया। दोस्त, अब बात करते हैं भारत के राजा महाराजाओं की। कई राजाओं ने अंग्रेजी हुकूमत से समझौता कर लिया, लेकिन कई ऐसे भी थे जो अपने राज्य और अपनी प्रजा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। इस विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महमल जैसे महान व्यक्तियों का योगदान अमूल्य था। ये लोग सिर्फ अपनी रियासत या अपनी राजनीति के लिए नहीं लड़े, बल्कि अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को ये दिखलाया कि भारत के राजा और आम जनता अपनी मिट्टी के लिए एक होकर लड़ने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, इस तरह से 1857 का विद्रोह एक आम लोगों का, किसानों का, सैनिकों का और राजाओं का संघर्ष बन गया था। ये एक ऐसे विद्रोह की शुरुआत थी जिसमें भारत के लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए जान तक निसार करने का संकल्प लिया था। वीर सावरकर जी ने अपनी किताब में ये सब बातें बड़े ही प्रभावित करने वाले शब्दों में लिखी है। दोस्तों, तीसरे सेगमेंट में हम जानेंगे द स्पार्क ऑफ 1857, फर्स्ट बैटल्स एंड हीरोज। दोस्तों, 10 मई 1857 ये वो दिन था जब मेरठ में भारत के आज़ादी की पहली चिंगारी फूटी। मेरठ के कंटोनमेंट में सिपाहियों का आक्रोश अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बादल की तरह गहरा हो रहा था। जब सिपाहियों को एनफील्ड राइफल के कार्ट्रिज का यूज़ करने के लिए मजबूर किया गया तो उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। जब ब्रिटिश अफसरों ने इस विरोध को दबाने की कोशिश की, तब सिपाहियों ने बगावत का झंडा उठा लिया। उन्होंने अपने अंग्रेजी अफसरों के खिलाफ हिंसा का प्रारंभ किया और मेरठ के कंटोनमेंट में आग लगा दी। ये विरोध का ऐसा प्रारंभ था जो धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों में फैलता चला गया। मेरठ से विरोध का प्रवाह दिल्ली की तरफ बढ़ चुका था। सिपाहियों ने अपने नायक को चुना और ये फैसला किया गया कि उन्हें एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो उनको अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक कर सके। दोस्तों, उन्होंने अपना नया नेता चुना बहादुर शाह जफर को, जो उस वक्त मुगल सुल्तनत के आखिरी बादशाह थे। दिल्ली पहुंचने पर सिपाहियों ने अंग्रेजी अफसरों के खिलाफ खुलकर जंग छेड़ दी। बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया और उनके अधीन भारत की आज़ादी की ये पहली लड़ाई लड़ी गई। दिल्ली एक प्रमुख केंद्र बन गया जहां से भारत के अन्य हिस्सों में विरोध का संदेश पहुंचा। दोस्तों, दिल्ली में विरोधियों ने अंग्रेजी फौज को भारी टक्कर दी, लेकिन ब्रिटिशों ने अपने होश और जुनून के साथ दिल्ली को वापस अपने कब्जे में लेने की पूरी कोशिश की। ब्रिटिश फौज के अधिकारियों ने दिल्ली पर अपना कब्जा जमाने के लिए कई दिन तक हमला किया। दिल्ली में अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में कई योद्धा अपनी जान तक लड़ाई। दिल्ली में अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में कई योद्धाओं ने अपनी जान तक गंवाई। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि ब्रिटिशों के हथियार और उनकी फौज की शक्ति उस समय विरोधियों पर भारी पड़ रही थी। दिल्ली का ये घेराव एक ऐसा समय था जहां विरोधियों को अपने हौसलों के आगे अपनी जान तक देनी पड़ रही थी। अब बात करते हैं दोस्तों उन महान योद्धाओं की जिन्होंने 1857 की लड़ाई में अपने वीरता का परिचय दिया। जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी योद्धा थी जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी तलवार उठाई। उन्होंने अपने राज्य और अपने लोगों के लिए अंग्रेजी फौज से भयंकर युद्ध किया। आज भी हम उन्हें उनके वीर गति के लिए याद करते हैं। नाना साहब, जिन्होंने कानपुर में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किया,
उन्होंने अपनी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिशों को कई बार भारी नुकसान पहुंचाया। उनका वीर रस और उनकी संघर्ष कथा भारत के इतिहास में एक अमर कथा बन गई। बेगम हजरत महल लखनऊ की योद्धा, उन्होंने अपने बीते हुए दिनों की यादों को भुलाकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने राज्य के लोगों को एक किया। उन्होंने लखनऊ में ब्रिटिश फौज का मुकाबला करते हुए अपनी वीरता का परिचय दिया। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, ये बात भी समझना ज़रूरी है कि 1857 के विरोध सिर्फ एक सवाल नहीं था हौसलों का, बल्कि ये भी सवाल था आपके समर्थन का और सुविधाओं का। विद्रोहियों के पास हथियार, भोजन और सैनिक सुविधाओं की कमी थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने जोश और हौसले से ब्रिटिश फौज का सामना किया। लेकिन ब्रिटिशों के पास जो फौज थी वो सुविधाओं से भरपूर थी। उन्होंने अपने नए हथियार, सुविधाओं और विदेशी मदद के सारे विरोधियों पर एक के बाद एक वार किया। इस आसमान युद्ध में कई वीर योद्धा शहीद हो गए। जब दिल्ली और मेरठ से विद्रोहियों की चिंगारी पूरे देश में फैली तो भारत के अन्य राज्य भी इस आग में झुलसने लगे। अवध, कानपुर, बरेली, झांसी और भारत के अन्य हिस्सों में भी अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में लोगों ने अपने अपने तरीके से बगावत शुरू कर दी। दोस्तों, ये बगावत सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं थी, ये भारत के हर कोने में फैल चुकी थी। हर एक इंसान, चाहे वो किसान हो, सैनिक हो या राजा, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा था। दोस्तों, 1857 का विरोध भारत की आज़ादी की पहली और सबसे बड़ी लड़ाई थी। इस लड़ाई में कई वीर योद्धाओं ने अपनी जान तक निसार कर दी, लेकिन ये लड़ाई भारत के लोगों के हौसलों को कभी दबा नहीं पाई। वीर सावरकर जी ने अपनी किताब में इन वीर योद्धाओं को उजागर किया है। पिछले सेगमेंट में हमने बात की थी विरोध के पहले जंग और उनके महान योद्धाओं के बारे में, और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे इस विरोध के मोड़ और अंत के बारे में। ये वो वक्त था जब भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई अपने अंतिम बिंदु पर थी और अंग्रेज हुकूमत ने अपने पूरे बल के साथ इस विरोध को दबाने की कोशिश की। तो दोस्तों, जब दिल्ली में विरोधियों का हौसला अपने चरम पर था, तभी ब्रिटिश फौज ने अपनी पूरी शक्ति के साथ दिल्ली को वापस अपने कब्जे में लेने की कोशिश शुरू कर दी। अंग्रेजी हुकूमत ने सितंबर 1857 में अपनी सबसे बड़ी सेना को दिल्ली पर हमला करने को भेजा। एक तरफ विरोधियों के हौसले और जुनून था और दूसरी तरफ ब्रिटिशों के आधुनिक हथियार और सुविधाएं। एक खूंखार लड़ाई के बाद ब्रिटिश फौज ने अंततः दिल्ली पर वापस कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर, जो विरोधियों के नेता थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनका नाम बदनाम कर दिया गया। दिल्ली का गिरना भारत के विरोधियों के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन ये विरोध का अंत नहीं था। दिल्ली के गिरने के बाद विरोधियों का एक और बड़ा केंद्र था कानपुर। नाना साहेब ने यहाँ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, लेकिन कानपुर के विरोध में भी ब्रिटिशों ने अपनी चालाकी और क्रुएल्टी दिखाई। विरोधियों को भारी शक्ति से दबाया गया और नाना साहेब के साथियों का अपमान किया गया। दोस्तों, कानपुर का गिरना विरोधियों के हौसले पर एक और बड़े झटके की तरह था। नाना साहब को अपने राज्य और अपने लोगों के लिए लड़ते लड़ते अपने सारे अधिकार खो देने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटे। इसके बाद बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ का घेराव फिरोज के इतिहास में एक और प्रमुख घटना थी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने अपने सैनिक के बल के साथ लखनऊ के रेसिडेंसी पर हमला किया। उन्होंने अपने वीर योद्धाओं के साथ मिलकर ब्रिटिशों का सामना किया, लेकिन लखनऊ का ये घेराव भी अंग्रेजी हुकूमत के कठोर प्रतिकार के सामने टिक नहीं पाया। ब्रिटिशों ने अपने हथियार और सुविधाओं का इस्तेमाल करके लखनऊ पर वापस अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन दोस्तों, इस घेराव ने दिखाया कि भारत के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए
किस हद तक लड़ने के लिए तैयार थे। अब बात करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जिनकी वीरता आज भी हर भारतीय के दिल में बसी है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में अपनी तलवार उठाई और अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राण तक निसार कर दिए। उन्होंने झांसी के किले में अंग्रेजी फौज का सामना किया, लेकिन ब्रिटिशों ने अपनी पूरी शक्ति के साथ झांसी पर हमला किया। रानी लक्ष्मीबाई अपने सिपाहियों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गई, लेकिन उनकी वीरता की कहानी भारत के इतिहास में अमर हो गई। झांसी का गिरना विरोधियों के लिए एक और बड़ा नुकसान था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने दिखाया कि भारत की स्त्री शक्ति भी इस लड़ाई में किसी से कम नहीं थी। दोस्तों, 1857 के अंतिम बिंदु पर आते आते ब्रिटिश हुकूमत ने अपने हर तरीके से विरोधियों को दबाने की कोशिश की। जहां एक तरफ भारत के कई राज्यों में विरोध फैलता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश फौज अपने हथियारों और नीति से अपने विद्रोहियों को तोड़ रही थी। आखिरी में अंग्रेजी हुकूमत ने विद्रोहियों का हर प्रमुख केंद्र अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन ये भी सच है दोस्तों कि ये लड़ाई भारत के लोगों के हौसलों को कभी तोड़ नहीं पाई। इस लड़ाई ने भारत के लोगों के अंदर आज़ादी का एक जुनून पैदा कर दिया था, जो आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नींव बना। 1857 का विरोध चाहे अपने स्थायी लक्ष्य में सफल ना हुआ हो, लेकिन इसने भारत के लोगों के अंदर एक नई जागृति को पैदा किया। इस विरोध के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के राज्य में अपने नीति में बदलाव किया, लेकिन इस विरोध ने भारत के लोगों के मन में आज़ादी की चाह को और भी गहरा कर दिया। दोस्तों, वीर सावरकर जी ने अपनी किताब में इस विरोध को एक महान देशभक्त और क्रांति के रूप में दर्शाया है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे ये लड़ाई भारत के हर एक नागरिक के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी, जो आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बनी। 1857 के विरोध भारत के इतिहास में एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे लिए सदैव प्रेरणादायक रहा है। वीर सावरकर जी ने अपनी किताब में इस महान लड़ाई की हर एक घटना को विविधता से दर्शाया है और दिखाया है कि कैसे भारत के लोग अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति और अपनी आज़ादी के लिए एक होकर लड़ सकते हैं। 5वें सेगमेंट में हम बात करेंगे इस महान विद्रोह के अंतसार की, इसके प्रभाव और आगे चलकर इसने कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। वीर सावरकर जी ने अपनी इस महान कृति में सिर्फ 1857 के विद्रोह का इतिहास ही नहीं, बल्कि उसका एक गंभीर विश्लेषण किया है। 1857 के विरोध के तुरंत बाद का समय भारत के लिए काफी कठिन था। अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी पूरी शक्ति के साथ इस विरोध को दबाया, लेकिन ये भी सच है कि इस विरोध के प्रभाव से वो भी अनजान नहीं थे। ब्रिटिशों ने भारत के राज्य में अपनी नीति में कई बदलाव किए। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज समाप्त हुआ और भारत सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन गया। अंग्रेजी हुकूमत ने देश में अपने शासन को मजबूत करने के लिए नए कानून लगाए, जैसे भारत के लोगों को और भी दबाया गया। लेकिन ये बात सबको समझ में आ गई थी कि भारत के लोग अब और ज़्यादा देर तक गुलामी में नहीं रहेंगे। इस विरोध ने भारत के हर नागरिक के मन में आज़ादी का सपना और भी गहरा कर दिया था। दोस्तों, 1857 का विरोध एक जागृति थी जो भारत के हर कोने में फैल चुकी थी। इस विरोध ने भारत के लोगों के मन में राष्ट्रीयता का भाव जगाया। पहली बार भारत के लोगों ने एक साथ होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े होने का साहस किया। इस विरोध ने सबको ये दिखाया कि भारत एक देश है और यहाँ के लोग एक साथ मिलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। वीर सावरकर जी ने इस जागृति को अपनी किताब में अच्छे तरीके से दर्शाया है। उन्होंने लिखा है कि इस तरह 1857 का विरोध भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला कदम था। ये विरोध ये साबित करता है कि भारत के लोग अपनी मिट्टी के लिए
कुछ भी करने को तैयार है। वीर सावरकर जी ने अपनी किताब के माध्यम से एक और बात उभारी और वो है साहित्य और राष्ट्रवाद का संबंध। 1857 का विरोध भारत के लोक साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। इस विरोध के योद्धा जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, इन सब की कहानियों को भारत के साहित्य में अमर कर दिया गया। ये कहानियाँ आगे चलकर राष्ट्रवाद का एक बड़ा माध्यम बनी। इस विरोध के वीर योद्धाओं की कहानियाँ भारत के हर नागरिक के मन में राष्ट्रीय भावना जगाने लगी। इस विरोध के वीर योद्धाओं की कहानियाँ भारत के हर नागरिक के मन में राष्ट्रीय भावना जगाने लगी। इस विद्रोह के प्रभाव से भारत के कई नए साहित्यकारों ने राष्ट्रीय साहित्य रचना में अपनी कोशिशों को और तेज कर दिया। दोस्तों, 1857 का विद्रोह अपने आखिरी लक्ष्य में भले ही सफल ना रहा हो, लेकिन इसने भारत के लोगों को कई बड़े सबक दिए। पहला, कि एकता में शक्ति है। इस विद्रोह ने ये साबित कर दिया कि अगर भारत के अलग अलग हिस्सों के लोग एक साथ हो जाए तो अंग्रेजी हुकूमत जैसे शक्तिशाली शासक भी उनका सामना नहीं कर सकते। दूसरा सबक ये था कि युद्ध के लिए तैयारी ज़रूरी है। विद्रोहियों के पास हथियार और सुविधाओं की कमी है, जो एक बड़ा कारण बना उनकी हार का। वीर सावरकर जी ने लिखा है कि अगर विद्रोहियों के पास उचित हथियार और सुविधाएं होती तो शायद इस लड़ाई का परिणाम अलग होता। तीसरा सबक ये था कि युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, लेकिन नीति और रणनीति से भी जीता जा सकता है। ब्रिटिशों ने अपनी रणनीति और राजनीति के माध्यम से विरोधियों को हराया। इस लड़ाई से भारत के राष्ट्रवीरों ने ये सीखा कि अगले संग्राम के लिए एक मजबूत रणनीति का होना कितना ज़रूरी है। 1857 का विरोध आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। भले ही ये विद्रोह अपने समय में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इस विद्रोह ने भारत के राष्ट्रवादियों को एक नया मार्ग दिखाया। इस विद्रोह के प्रभाव से भारत में नए नए राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गए। वीर सावरकर जी ने अपनी किताब में लिखा है कि ये विद्रोह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बना। 1857 के वीर योद्धाओं की कहानियों ने आने वाले नेताओं को प्रेरित किया, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह और भी कई महान राष्ट्रवादियों को। दोस्तों, वीर सावरकर जी ने अपनी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के माध्यम से सिर्फ इतिहास को ही नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्रीय भावनाओं को भी उजागर किया। उन्होंने ये किताब लिखकर भारत के लोगों के मन में राष्ट्रीय चेतना जगाई और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक नए जुनून को पैदा किया। ये किताब हमें ये याद दिलाती है कि भारत का इतिहास कितना समृद्ध है और हमारे पुरखों ने अपनी मिट्टी के लिए अपनी जान तक दे दिया। इस किताब का हर पन्ना हमें ये प्रेरणा देती है कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो रहते हैं। दोस्तों, 1857 का विरोध एक ऐसा इतिहास है जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। वीर सावरकर जी ने ये विद्रोह की कहानी को अपने शब्दों से अमर कर दिया है। ये विरोध सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि भारत के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हम सबको इस विद्रोह से सीख लेनी चाहिए कि एकता, साहस और राष्ट्रीय भावना से हम किसी भी कठिनाई से सामना कर सकते हैं। हम सबको इस विद्रोह से ये सीख लेनी चाहिए कि एकता, साहस और राष्ट्रीय भावना से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। साथियों, वीर सावरकर जी ने अपनी किताब के अंतिम अध्याय में या सेगमेंट में जो भावनाएं और विचार व्यक्त किए हैं, उन्होंने हमें एक नई दृष्टि और समझ दी है। ये अंतिम सेगमेंट हमारी आखिरी कोशिश होगी इस महान लड़ाई के असली मायने और उसके प्रभाव को समझाने की। दोस्तों, 1857 का विरोध भले ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक सफल युद्ध में तब्दील ना हो पाया हो, लेकिन इसने भारत के लोगों के अंदर एक ऐसी दृढ़ भावना पैदा की है जो आने वाले सालों तक जीवित रहेगी।
वीर सावरकर जी ने अपनी किताब के इस सेगमेंट में इस बात को जोर देकर लिखा है कि ये विद्रोह भारत के लोगों के मन में एक ऐसा आत्मविश्वास और एकता का भाव जगाने में सफल रहा जो कभी भी कमज़ोर नहीं हुआ। इस विद्रोह के दौरान भारत के लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए जो बलिदान दिए, उसने दिखाया कि भारत का नागरिक कभी अपनी आज़ादी के सपने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया, अपनी जान तक निसार कर दी, लेकिन कभी भी अंग्रेज़ी हुकूमत के सामने झुके नहीं। ये भावनाएं थी जो आने वाले समय में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनी। इस सेगमेंट में वीर सावरकर जी ने विशेष रूप से महिलाओं के योगदान का विश्लेषण किया है। दोस्तों, ये बोलना गलत होगा कि इस महान विद्रोह में सिर्फ पुरुष योद्धाओं ने ही अपनी भूमिका नहीं निभाई। भारत की वीरांगनाओं ने भी इस लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई है। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और भी कई महिलाएं वीरांगनाएं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, अपनी मिट्टी के लिए अपनी जान तक दे दी। वीर सावरकर जी लिखते हैं कि ये वीरांगनाएं सिर्फ एक राज्य या एक शहर की ही रक्षा नहीं कर रही थी, बल्कि भारत के राष्ट्रीय गौरव की रक्षा के लिए लड़ रही थी। इन्होंने दिखाया कि भारत की स्त्री शक्ति किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है और अगर देश की रक्षा की बात आए तो ये अपने प्राण तक निसार करने के लिए तैयार है। 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक प्रतीक बन गया। ये विद्रोह भारत के राष्ट्रवाद का एक प्रतीक है, एक ऐसे जुनून का प्रतीक है जो कभी भी मरता नहीं। वीर सावरकर जी ने इस विरोध को एक पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा और ये बिल्कुल सही है। इस विद्रोह ने दिखाया कि भारत के लोग कभी भी अपनी आज़ादी के सपने से मुंह नहीं मोड़ेंगे। ये विद्रोह हर भारतीयों के मन में एक प्रेरणा का स्रोत बन गया जो आने वाले स्वतंत्रता आंदोलन में नजर आया। जैसे कि महात्मा गांधी ने अपनी अहिंसा की नीति अपनाई, भगत सिंह ने अपनी क्रांतिकारी विचारधारा से अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। इन सब के पीछे 1857 का विद्रोह एक अनजाने प्रेरणा स्रोत की तरह काम कर रहा है। 1857 के विद्रोह का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। ये विद्रोह दुनिया भर के विद्रोहियों के लिए एक मिसाल बन गया था। इस विद्रोह ने ये दिखाया कि कैसे एक राज्य या एक देश के आम लोग भी जब एक साथ होकर अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों को भी हिला सकते हैं। वीर सावरकर जी इस बात पर जोर देते हैं कि विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक चोट से कम नहीं था। इसने उनके मनोबल को हिला कर रख दिया था और ब्रिटिशों को ये समझ में आ गया था कि भारत के लोगों को अब और ज़्यादा देर तक दबाकर नहीं रखा जा सकता है। इस विद्रोह का प्रभाव आने वाले कई देशों के स्वतंत्रता आंदोलन पर भी पड़ा, जहां लोगों ने भारत के इस जुनून से प्रेरणा ली। अंत में वीर सावरकर जी ये स्पष्ट करते हैं कि ये विद्रोह अपनी आखिरी लक्ष्य में पूरा नहीं हुआ। ये एक अधूरी क्रांति थी, लेकिन इस अधूरी क्रांति ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया था। ये एक अधूरी क्रांति थी, लेकिन इस अधूरी क्रांति ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया था। वीर सावरकर जी लिखते हैं कि ये लड़ाई हमारे देश के लिए एक बड़े सपने की आंधी था, जो 1947 में हमारे आज़ादी मिलने पर पूरा हुआ। लेकिन ये भी सच है कि ये विद्रोह हमारे लिए एक यादगार है, एक याद दिलाने वाला पल है जो हमने हमारी आज़ादी के लिए दिए गए बलिदानों को याद दिलाता है। ये विद्रोह हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी आज़ादी को हमेशा संरक्षित रखना चाहिए और अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। वीर सावरकर जी ने अपनी किताब के अंतिम पन्ने में भारत के आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश दिया है। उन्होंने लिखा है कि ये विद्रोह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत है। ये हमारे लिए एक मिसाल है कि हम अपनी आज़ादी के लिए किस हद तक जा सकते हैं। उन्होंने भारत के युवा से ये कहा है कि वो इस विद्रोह से प्रेरणा ले
अपने देश के प्रति जिम्मेदारियों को समझे और हमेशा अपने देश के हित में काम करे। ये किताब हमारे लिए एक यादगार है जो हमें याद दिलाती है कि हमारे पुरखों ने किस तरह अपनी जान तक देकर हमें आज़ादी दिलाई। तो दोस्तों, ये थी वीर सावरकर जी की महान कृति इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का अंतिम अध्याय। ये किताब सिर्फ एक ऐतिहासिक विरासत नहीं बल्कि भारत के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। वीर सावरकर जी ने इस किताब के माध्यम से भारत के लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना को जगाया और अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ एक नई जुनून पैदा किया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग समरी डिटेल्ड में हम आप तक पहुंचा पाए। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ या ये वीडियो कैसे लगी। भारत के इतिहास की और भी ऐसी कहानियों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। भारत के इतिहास की और भी ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।